सो जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू वाईएमए एजुकेशन। बच्चे, आज की सीरीज में हम पॉलिटी के कुछ और कोर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। बच्चे, मेरी पूरी कोशिश थी कि पॉलिटी के आपके जो भी रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं वो आपको मैं इसी लेक्चर के अंदर करवा दूं। बट मेरी भी बच्चे कुछ मजबूरियां हैं। मैं आपको चीजें शॉर्ट में नहीं कराना चाहता। जितनी भी चीजें मैं आपको कराऊंगा पूरा सॉलिड पढ़ाऊंगा, जिससे आपके एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो परेशान मत होना, पॉलिटी के आपके जो भी आर्टिकल्स आज बच जाएंगे उसके लिए मेरी पॉलिटी की एक और वीडियो आएगी बहुत ही जल्द इसी चैनल के ऊपर, जिससे आप अपना पॉलिटी पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो फॉर योर सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन। तो बच्चे, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको आर्टिकल 200 तक चीजें पढ़ा दी थी। ठीक है। 200 सर हमने कैसे याद किया था कि आर्टिकल 111 में आप प्लस कर दो 89। आर्टिकल 111 हमारा क्या कहता है सर? व्हेन अ बिल इज पास्ड फ्रॉम बोथ हाउसेस। अब यहां पे स्टेट नहीं होगा सर। ठीक है। यहां पर बच्चे आपका स्टेट नहीं होगा, यहां पर क्या होगा सर? सेंट्रल। वहां पर मैंने स्टेट क्यों लिखा था अभी मैं आपको ये चीज बताता हूं। या आप इसको लिख सकते हो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। इट शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर द प्रेसिडेंट। आफ्टर दैट प्रेसिडेंट मे पास और विथहोल्ड हिज एसेंट। सर ये लिखा है आर्टिकल नंबर 111 में। ठीक है बच्चे, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। सर जब आप इसमें 89 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा सर आर्टिकल नंबर 200, जिसमें बच्चे सेम चीज लिखी हुई है। व्हेन अ बिल इज पास्ड फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ, आप देखो अब आपको यहां पे कर देना है स्टेट लेजिस्लेचर, यानी विधानसभा या फिर विधान परिषद। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। इट शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर द गवर्नर। बिफोर द गवर्नर। बिफोर द गवर्नर। आफ्टर दैट, यहां पर भी बच्चे आप प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर कर दो। मे पास और विथहोल्ड इज एसेंट। बच्चे यही आपका बन जाता है आर्टिकल नंबर 200। यानी जो चीज आर्टिकल नंबर 111 में प्रेसिडेंट के लिए कही गई है कि प्रेसिडेंट भैया या तो बिल को पास करेंगे या फिर बिल को अपने पास रोक लेंगे थ्रू हिज वीटो पावर्स, वही चीज भैया सेम कही गई है आपकी आर्टिकल नंबर 200 में। बस यहां पर बात कही गई है रिलेटेड टू दी गवर्नर। तो चलिए बच्चे, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं एंड कुछ और कोर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सर आर्टिकल 201 क्या कहता है? आर्टिकल 201 भैया कहता है सिंपल सी बात, दैट इज बिल रिजर्व फॉर रिकंसिडरेशन। सर इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनना। ठीक है बच्चे, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। सर विधानसभा एंड विधान परिषद, उन्होंने एक बार बिल भेजा गवर्नर के पास, गवर्नर साहब को पसंद नहीं आया, उन्होंने दोबारा बिल भेज दिया विधानसभा एंड क्या कहते हैं विधान परिषद के पास। विधानसभा एंड विधान परिषद ने दोबारा से क्या किया बच्चे? दोबारा से उस बिल को पास करके भेजा। ठीक है। देन याद रखना, दोबारा से जब वो बिल को पास करेंगे तो वो गवर्नर साहब के पास ना जाकर प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा। किसके पास जाएगा बच्चे? प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा। और प्रेसिडेंट साहब के पास जाने के बाद ही और शी इज नॉट बाउंडेड टू पास इट। यानी जो भी आपके प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है कि वो इस बिल को पास कर ही दें। वो बिल को अपने पास होल्ड कर सकते हैं। और बच्चे यहीं पर कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट के ऊपर हावी हो जाती है। बिकॉज आपको पता है कि प्रेसिडेंट किसकी सलाह पर काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करते हैं। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड है वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है बच्चे, जो भी समझदार बच्चे हैं उनको चीजें समझ में आ गई होंगी, वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं आपको एग्जैक्टली क्या समझाना चाहता हूं। अभी हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है तो ज्यादा कमेंट्स मैं इसके ऊपर नहीं कर सकता। आपके एग्जामिनेशन के लिए बच्चे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? दैट आर्टिकल 201 डील्स विद बिल रिजर्व फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है बच्चे, बिल रिजर्व फॉर रिकंसिडरेशन। यानी कि सर विधानसभा और विधान परिषद जब दोबारा किसी बिल को, यानी एक बार उसे गवर्नर साहब ने लौटा दिया है, अब वो दोबारा अगर सेम बिल को पास करके भेजते हैं तो वो गवर्नर साहब के पास ना जाकर प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है। एंड प्रेसिडेंट साहब इज नॉट बाउंडेड टू पास इट। क्लियर है बच्चे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। देन सर आर्टिकल 202। सर आर्टिकल 202 टॉक्स अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू दी स्टेट लेजिस्लेचर। रिलेटेड टू दी स्टेट लेजिस्लेचर बेसिकली बच्चे, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूं तो आर्टिकल 202 डील्स विथ डील्स विथ बजट फॉर द स्टेट। बजट फॉर द स्टेट। पॉइंट टू बी नोटेड, संविधान में कहीं पर भी बजट वर्ड की चर्चा नहीं करी गई है। संविधान में किस वर्ड की चर्चा है सर? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की।
किस वर्ड की चर्चा है सर? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। बट बच्चे हम लोग समझने के लिए उसको शॉर्ट भाषा में बजट बोल देते हैं। ठीक है सर, मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को आर्टिकल 201 एंड आर्टिकल 202 अच्छे से क्लियर होगा। साथ ही साथ बच्चे हमने आर्टिकल 111 दैट इज 111 प्लस में सर आर्टिकल 200 का रिवीजन भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं सर। आर्टिकल 213 डील्स विद पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर अभी आपने पढ़ाया आर्टिकल 202, फिर आप चले गए आर्टिकल 213 पर। बच्चे मेरी बातों को याद करो, मैंने आपसे क्या कहा था? इट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज। कोई भी पंचायती वाली बात मैं आपको इसमें नहीं कराऊंगा, सिर्फ उतना ही कॉन्सेप्ट मैं आपको इसके अंदर कराऊंगा जिससे आप अपने एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से बढ़िया नंबर के साथ क्लियर कर पाओ। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो आपके सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व होंगे। जो नया पेपर आपका आएगा 13 तारीख को, 20 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, आराम से 15 प्लस आप लोग करके आओगे। फॉर एनडीए 7 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, आराम से बच्चे 5 प्लस करके आओगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन आप मत लेना, बस आप इस सीरीज को फॉलो करो। कुछ भी मैं सीरीज में छोड़ने नहीं वाला हूं। अभी सर आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज आएगी 7 तारीख से। ठीक है, हो सकेगा तो मैं हर एक बार आपको हर एक सब्जेक्ट का एक एक बार मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का दोबारा से रिवीजन भी करा दूंगा शॉर्ट फॉर्म में। 30-35 मिनट की वीडियो में मैं पूरा पीपीटी अच्छे से बना के ले आऊंगा एंड आपके लिए मैं वन शॉर्ट रिवीजन भी करा दूंगा। लेकिन उससे पहले प्लीज थोड़ा सा डिटेल में चीजों को देखिए। सर आर्टिकल 213 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक है, किसकी पावर ऑफ ऑर्डिनेंस सर? गवर्नर की। अध्यादेश पास करने की आप कह सकते हो शक्तियां, दैट इज पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। किसकी सर? गवर्नर की। अब सुनो, आर्टिकल 213 को कर दो आर्टिकल 123, तो सर आर्टिकल 123 दैट इज आर्टिकल 124 बच्चे आपको क्या मिल जाएगा? पावर ऑफ ऑर्डिनेंस रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के पास किसी भी अध्यादेश को पास करने की कितनी शक्तियां हैं या कौन कौन सी शक्तियां हैं, उसकी चर्चा सर की गई है आर्टिकल 123 में। 123 को कर दोगे 213 तो आपको मिल जाएगा पावर ऑफ ऑर्डिनेंस किसकी सर? गवर्नर की। सर डिफरेंस क्या है? भैया प्रेसिडेंट आपके होते हैं कंट्री के। ठीक है, किसके होते हैं सर? प्रेसिडेंट आपके होते हैं सर कंट्री के। आई समझ? क्लियर हुआ? वहीं पर सर जो आपके गवर्नर होते हैं वो होते हैं स्टेट के। ठीक है, चलिए सर क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारे गवर्नर हैं, एक गवर्नर एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट्स की कमान संभाले? बताइए, एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट्स की कमान संभाले, क्या ऐसा हो सकता है सर? बताइए, आंसर इन दी कमेंट सेक्शन राइट नाउ, यस और नो। 3, 2, 1। सर ऐसा बिल्कुल हो सकता है, एक ही गवर्नर मल्टीपल स्टेट्स की कमान संभाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 214। भैया आर्टिकल 214 में चर्चा है दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट। ठीक है, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट। पॉइंट टू बी नोटेड, देयर कैन बी वन हाई कोर्ट फॉर मोर देन वन स्टेट। यानी कि आपका एक हाई कोर्ट हो सकता है एक से ज्यादा स्टेट के लिए, मोर देन वन स्टेट। यानी कि सपोज आपके दो स्टेट हैं, स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, बच्चे इनका एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, इसको लेके बच्चे आप कंफ्यूज नहीं होगे। कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे इस बेसिक क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, तो इस क्वेश्चन को लेके आप कंफ्यूज मत होना। आर्टिकल 214 में चर्चा की गई है सर, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर द स्टेट एंड देयर कैन बी वन हाई कोर्ट फॉर मोर देन वन स्टेट। एम आई क्लियर? अब आप इसको थोड़ा सा रिलेट करो आर्टिकल 124 से। 124 में बच्चे किस चीज की चर्चा है? आई वॉन्ट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट, तो कौन से कोर्ट की चर्चा है भैया आर्टिकल 124 में? मैं बता दूं क्या? मैं नहीं बताऊंगा, आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चे, आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 215, आर्टिकल नंबर 215 बच्चे जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट के केस में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज दी रिकॉर्ड। ठीक है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जो आपके फैसले होते हैं उनको निचली अदालतों में यानी लोअर कोर्ट्स में एज अ एग्जांपल यूज किया जाता है। यानी डिसीजन गिवन बाय और मेड बाय सुप्रीम कोर्ट इज दी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है बच्चे, यानी उनके डिसीजंस
रिकॉर्ड हो जाते हैं और वो बाद में एज अ एग्जाम्पल यूज किए जाते हैं दूसरे केसेस में इन दी लोअर कोर्ट्स। सिमिलरली बच्चे आर्टिकल 215 क्या कहता है कि हाई कोर्ट शैल बी दी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी इनके भी जो फैसले हैं वो आप लोअर कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एज अ एग्जांपल यूज कर सकते हो। और सर हाई कोर्ट का भी आप अगर कंटेम्प्ट करते हो, अवमानना करते हो, तो इट इज पनिशेबल, इट इज पनिशेबल। क्लियर है? मुझे बताइए क्या हर एक बच्चे को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर आर्टिकल नंबर 215 हमसे क्या कहता है कि हाई कोर्ट्स shall be the court of record and in case of contempt of high court it is punishable। ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो आपको पनिशमेंट मिलेगी इज इट ओडिफाइड और अनओडिफाइड? अब जिन भी बच्चों ने मेरा इससे पहले वाला लेक्चर देखा है उन्हें ओडिफाइड एंड अनओडिफाइड के बीच का डिफरेंस पता हो। ठीक है, बताइए ये जो पनिशमेंट मिलती है इज इट ओडिफाइड और अनओडिफाइड? बच्चे इट इज ओडिफाइड, इट इज ओडिफाइड। अब सर अगर आपको ओडिफाइड एंड अनओडिफाइड के बीच का डिफरेंस नहीं पता तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन बच्चों से कि जिन्हें पता है प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एल्स जिन भी बच्चों को नहीं पता है, अगर आप कमेंट सेक्शन नहीं देखना चाहते तो बच्चे आप मेरा इससे पहले वाला पॉलिटिकल लेक्चर देख सकते हैं, उसमें बच्चे आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलो टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 226। ये बच्चे जब मैंने पॉलिटिक्स में क्लास की थी तो मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल नंबर 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसमें बच्चे मैंने आपको पढ़ाया था कि इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट कैन इशू 5 टाइप्स ऑफ रिट। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू 5 टाइप्स ऑफ रिट। ठीक है बच्चे, वो पांचों रिट कौन से थे? सर हॉबियस कार्पस, मैंडमस, कोवरेंटो, सर्चुररी एंड प्रोहिबिशन। एंड प्रोहिबिशन बच्चे, जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स इसी सीरीज के अंदर रिवीजन करवाऊंगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको कल ही करवा दूंगा, वहां पर बच्चे मैं पांचों के पांचों रिट्स आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। या अगर आपने मेरे पॉलिटी के पहले लेक्चर्स देखे हुए हैं तो आपको ये पांचों रिट के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा। इट इज वेरी वेरी सिंपल, नाम से नहीं घबराना है। तो सर आर्टिकल 226 बच्चे हमसे क्या कहता है? सर ये पावर देता है हाई कोर्ट को रिट्स निकालने की। सर कौन से रिट्स? बच्चे आपके वही रिट्स, दैट इज हॉबियस कार्पस, मैंडमस, कोवरेंटो, सर्चुररी एंड प्रोहिबिटेशन। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? बट सर तो डिफरेंस क्या है आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में? बच्चे देखो, जो आपकी हाई कोर्ट है सर वो ये सभी के सभी रिट तीनों मामलों में निकाल सकती है, दैट इज लीगल राइट्स में भी, इन केस ऑफ लीगल राइट्स वायलेशन। सर नॉन फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं है वो भी अगर कहीं पर वायलेट हुए हैं तो उसके खिलाफ भी ये रिट निकाले जा सकते हैं बाय द हाई कोर्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल स्टेट। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स के केस में तो निकाले ही जाते हैं। बट अगर आप आर्टिकल 32 को अप्रोच करोगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे तो भैया सुप्रीम कोर्ट जो रिट निकालेगी वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में ही निकालेगी। क्लियर है? यानी कि सर आप हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये पांचों के पांचों रिट निकाल सकती है, ये बात तो सही है, बट ओनली इन दी केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बट सर इन दी केस ऑफ अगर हमारा लीगल राइट वायलेट हो रहा है, नॉन फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो क्या ये रिट नहीं निकाले जा सकते? बिल्कुल निकाले जा सकते हैं, बट नॉट बाय द सुप्रीम कोर्ट। यू हैव टू यूज आर्टिकल 226 एंड यू हैव टू नॉक द डोर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ योर स्टेट। क्लियर है? बताइए बच्चे, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा एंड आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि ये लेक्चर 30 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा, ताकि आप चीजों को इफेक्टिवली कवर कर पाए। और आज ही आपको 2 से 3 लेक्चर मैं और दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, बस चीजों को इफेक्टिवली कवर करो। एंड जो भी टाइम, सपोज मैंने आपको लेक्चर दिया, इसके 2 घंटे बाद आपके पास लेक्चर पहुंचा, फिर 2 घंटे बाद आपके पास लेक्चर आया, तो जो बीच का टाइम है उसमें कोशिश करिए आप चीजों को मैक्सिमम रिवाइज कर पाए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 227। सर आर्टिकल 227 ये सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो पेपर में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 227 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंट ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। सर इसका क्या मतलब है? सर इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनो। सपोज ये बच्चे आपका एक स्टेट है, ठीक है, ये बच्चे आपका एक स्टेट है। इस स्टेट के अंदर सर कई सारे आपके डिस्ट्रिक्ट होंगे, कई सारे बच्चे आपके डिस्ट्रिक्ट होंगे, राइट? हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट की बच्चे अपनी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी।
लेट मी राइट इट क्लियरली। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट की बच्चे अपनी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। आप किस स्टेट में रहते हो, एंड मुझे जरा अपने जो भी आपका स्टेट है, ठीक है, उसकी हाई कोर्ट का नाम बता देना और कहां पर है। देखो हाई कोर्ट का नाम तो हाई कोर्ट ही होगा, बट वो कहां पर है आपको मुझे वो भी बताना है कि सर मैं इस स्टेट में रहती हूँ या रहता हूँ, यहां पर सर इस पर्टिकुलर जगह पे मेरा हाई कोर्ट है। ठीक है, चलो, मेरा मतलब आपके स्टेट का, ऐसा नहीं कि सर आप चले जाओ, आपने कह दिया सर मेरा हाई कोर्ट है, दाखिल करो पीआईएल, है ना, हाई कोर्ट पे हमारा कब्जा होगा, ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलो, जो भी बच्चे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ठीक है, कई सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर बच्चे आपका एक हाई कोर्ट होगा, यानी कि ये सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक जगह, और इनके ऊपर जो सुप्रिंटेंडेंट होगा, जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी, वो होगी बच्चे हाई कोर्ट उस स्पेसिफिक स्टेट की। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर उत्तर प्रदेश में रहता हूं, जो कि रहता ही हूं, एग्जाम्पल क्या, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट यहां पर हैं उसके सभी कोर्ट का हेड कौन होगा? उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट होगा। क्लियर है? तो बच्चे आर्टिकल नंबर 227 में इसी बात की चर्चा है, दैट इज पावर ऑफ सुप्रिंटेंडेंट ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा। क्लियर है? और सभी हाई कोर्ट के ऊपर कौन सा कोर्ट आता है? एनीवन इन द कमेंट सेक्शन? सर जितने भी आपके हाई कोर्ट हैं, सपोज 28 स्टेट्स हैं, उनके जो भी आपके हाई कोर्ट हैं, उनके ऊपर कौन सा आपका कोर्ट आएगा? सर ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है बच्चे? मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं सर, डू मेक योर नोट्स एंड अच्छे तरीके से बच्चे चीजों को रिवाइज करते रहिए। सर आर्टिकल नंबर 231, ठीक है, आर्टिकल 231 सर ये क्या बात करता है? ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट अब आर्टिकल स्पेसिफिक मैं आपको चीजें पढ़ा देता हूं। सर आर्टिकल 231 टॉक्स अबाउट establishment of a common court for two or more states like पंजाब एंड हरियाणा। इसका हाई कोर्ट कहां है बच्चे? कॉमन हाई कोर्ट, दैट इज इन चंडीगढ़। यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट इज कॉमन बोथ फॉर पंजाब एज वेल एज फॉर हरियाणा। ठीक है बच्चे, तो आर्टिकल नंबर 231 टॉक्स अबाउट establishment of a common court for two or more states, फॉर एग्जाम्पल पंजाब एंड हरियाणा, जिसका सर कॉमन आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा चंडीगढ़ में। ठीक है, यहां पर आप लिख लेना कॉमन हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल पंजाब एंड हरियाणा, जिसका आपको हाई कोर्ट बच्चे कॉमन देखने को मिलेगा इन चंडीगढ़। आगे बढ़े, चलिए, आर्टिकल 231 इज वेरी वेरी सिंपल। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 239, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ही जरूरी है बच्चे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। सर आर्टिकल 239 टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है बच्चे यूनियन टेरिटरीज में? सर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, ओके। सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अभी मैं आपको बताता हूं, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था एंड ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या था। उसके लिए घबराना नहीं, पहले ये पढ़ते हैं। एट द आउटसेट, जब इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस से बाहर आया, ठीक है, ओके, तो जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में छोड़ के गए थे। सर वो स्ट्रक्चर कैसा था? आपके जो भी राज्य थे, जो भी जगह थी, जो भी स्टेट थे, आपको पता है उनका नाम कैसे होता था? सर उनका नाम कुछ इस तरीके से होता था। फॉर एग्जाम्पल जहां पर आपके गवर्नर का रूल है, फॉर एग्जाम्पल आपका बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी एक्सेट्रा, उसको नाम दिया गया बच्चे ए स्टेट। जहां पे आपके देसी रियासतें रोल कर रही थी, लाइक फॉर रजवाड़े, उसको भैया नाम दिया गया बी स्टेट। जहां पे भैया आपके चीफ कमिश्नर्स रोल कर रहे थे, उसको रोल इन द सेंस रोल प्ले कर रहे थे इन रूलिंग, शासन करने में, ठीक है, उसको नाम दिया गया बच्चे सी स्टेट। एंड अंडमान एंड निकोबार को एक सेपरेट आइडेंटिटी दी गई, दैट इज डी स्टेट। बट ये सभी व्यवस्थाएं सर आपकी टेम्परेरी थी। अब इसमें याद रखना, जो आपका दिल्ली है वो अभी के लिए किस में आ रहा है सर? सी में, यानी जहां पर चीफ कमिश्नर्स आपके रूल कर रहे थे। ठीक है, अब यहां पर कई सारे विचार विमर्श हुए कि यार हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, हमें इतनी सभी चीजों को, इतनी सारी जगहों को यूनाइट करना है, एकत्रित करना है, यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाना है। ठीक है, ओके, हम किस बेसिस पर ये डिवीजन करें? क्या हमेशा ऐसे एबीसीडी रहेगा? नहीं सर। तो इसके लिए कई सारी कमिटी बैठी। सर पहली आपकी कमिटी थी एसके धर कमिटी। एसके धर कमिटी से कहा गया कि क्या हम लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बना सकते हैं? एसके धर कमिटी ने मना कर दिया। फिर भैया आपकी बैठी जेवीपी कमिटी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एंड पट्टाभी सीतारमैया जी थे। ठीक है,
इनसे पूछा गया कि क्या सर हम लैंग्वेज के बेसिस पर अपना स्टेट वगैरह बना सकते हैं। इन्होंने भी मना कर दिया, कहा अभी नहीं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मांग उठेगी तो हम डेफिनेटली इस बारे में विचार करेंगे। लेकिन बच्चे उसके बाद क्या होता है, 1952 के लास्ट में आपके तमिलनाडु के एक मेंबर थे, इंसान थे बेसिकली, ठीक है, अभी के हिसाब से जो आपका तमिलनाडु है वहां के एक इंसान थे, वो बैठ गए बेसिकली किस पे सर, भूख हड़ताल पे। एंड उन्होंने बहुत दिनों तक अपनी भूख हड़ताल को कंटिन्यू किया। तो 1953 के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक भूख हड़ताल फजल अली कमेटी बनाई गई और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1956 के अंदर, जिसमें इन्होंने मान्यता दे दी कि हाँ, आप लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को बना सकते हो। और लैंग्वेज के बेसिस पर जो आपका सबसे पहला स्टेट बना था दैट इज आंध्र प्रदेश, दैट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसी बीच बच्चे बात आती है कि जो क्या कहते हैं, इंडिया में मतलब ये बहुत अच्छा पॉइंट उठता है कि हम ना दो तरीके से अपना डिवीजन करेंगे, डिवीजन ऑफ एरियाज हम दो तरीके से करेंगे। एक ऐसा होगा जिसे हम कहेंगे स्टेट, जहां पे बेसिकली आपके चीफ मिनिस्टर वगैरह रूल करेंगे। एक होगा हमारा यूनियन टेरिटरी, जो बेसिकली छोटे छोटे जगह है जो स्टेट बनने के काबिल नहीं है, वो होंगी सर, है ना, यानी स्टेट जितना एरिया उनके पास नहीं है, वो क्या होंगी सर, क्या होंगी बच्चे, यूनियन टेरिटरी, जहां पर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगी, किसी भी प्रकार के चीफ मिनिस्टर वहां नहीं। ओके, क्लियर है। आप सुनो, प्रॉब्लम क्या हो जाती है, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बेसिकली दिल्ली जो है वो आपका बहुत ही बड़ा एरिया था, और जब स्टेट्स का नामकरण चल रहा था तो दिल्ली उसमें से हट गया। अब सर कैसे हट गया, ये पंचायत करने के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अभी के लिए हम चुपचाप कॉन्सेप्ट को देखते हैं, पंचायत ये वाली मैं आपको कभी बाद में समझा दूंगा, ठीक है बच्चे। चलो, उसमें कुछ खास है भी नहीं, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए .1। चलिए सर, ओके, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है सर, मैं इतना समझ में आ गया। चलो, तो दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया in the 1956 through 7th Constitutional Amendment Act of 1956 and basically और State Reorganization Act। तो भैया ये सब जब आए तो आपका आंध्र प्रदेश वगैरह का भी गठन हुआ, ठीक है। दिल्ली भी भैया आपकी बन गई इन दी 1956। आप सुनो, ये सभी चीजें चलती हैं। अब दिल्ली का बेसिकली क्या हो रहा था, एरिया धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स उस टाइम पे भी बढ़ रहा था। एंड सर प्रॉब्लम क्या थी कि 1951 1952 में जब आपके चुनाव हुए थे तो बेसिकली चुनाव कराया गया था, चौधरी ब्रह्म प्रकाश वहां के चीफ मिनिस्टर बने थे। सर वहां पर विधानसभा भी थी, विधानसभा भी थी बच्चे, ठीक है, क्या समझे, विधानसभा भी थी। ओके, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। सर दिल्ली को लेके फिर एक कमेटी बनाई गई दैट इज बालाकृष्ण कमेटी। क्या कमेटी थी सर, कमेटी का क्या नाम था सर, बालाकृष्ण कमेटी। बालाकृष्ण कमेटी ने क्या कहा कि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देना चाहिए। दिल्ली को भैया दो आप एक चीफ मिनिस्टर, प्लस में भैया आप दो वहां पर विधानसभा, ठीक है, प्लस में भैया आप दो उसको विधानसभा, एंड प्लस में भैया आप उसको दो चीफ मिनिस्टर, ठीक है। किसने कहा सर ऐसा, बालाकृष्ण कमेटी ने। तो दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद, ठीक है, यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद बच्चे दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया थ्रू 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। क्या जोड़ा गया सर, क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 239 डबल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए, ठीक है, आर्टिकल 239 कैपिटल ए एंड कैपिटल ए, स्पेशल प्रोविजंस ऑफ दिल्ली, कि भैया दिल्ली आपकी यूनियन टेरिटरी है फिर भी उसके पास चीफ मिनिस्टर होंगे, उसके पास अपनी विधानसभा होगी, राइट, क्लियर है। किसके थ्रू दिया गया, थ्रू 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। किस कमिटी की सिफारिश पर दिया गया, दैट इज बालाकृष्ण कमिटी, क्लियर है। आर्टिकल 239 कैपिटल ए स्पेशल प्रोविजंस ऑफ दिल्ली, जो बेसिकली दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाता है। और बच्चे इन केस सपोज अब ये बेसिकली ये चीज दे तो दी गई, बट जरूरी थोड़ी ना था कि ये चीज सफल ही हो जाए। तो आर्टिकल 239 कैपिटल ए एंड कैपिटल बी में प्रोविजन रखा गया, प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कि इन केस अगर आपका ये सिस्टम फेल हो जाता है तो हमारे क्या प्रोविजंस होंगे। अब क्योंकि ये सिस्टम आपका फेल हुआ नहीं, इस वजह से प्रोविजंस को बच्चे हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यस, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991, बालाकृष्ण कमिटी, सर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। बच्चे ये सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की भी पीडीएफ मैंने आपको दे रखी है,
जो आपकी करंट अफेयर्स की मॉड्यूल थी। वो सिर्फ करंट अफेयर्स की मॉड्यूल नहीं है बच्चे, वो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में लगभग 20 क्वेश्चंस देकर जाएंगे और एनडीए में लगभग 15 क्वेश्चंस देकर जाएंगे। ठीक है बच्चे, और सीडीएस में लगभग 20 क्वेश्चंस, तो प्लीज उस मॉड्यूल को तो रट्टा मार लो। चलिए सर, और ये भी याद रखना आर्टिकल 239 कैपिटल ए दैट इज स्पेशल प्रोविजंस ऑफ टेली व्हिच कन्वर्ट्स टेली इनटू नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ टेली, and article 239 capital A capital B that is provisions in case of failure of constitutional machinery of Delhi। क्लियर है? चलो बच्चे, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं पार्ट 9 के ऊपर। सर पार्ट 9 आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक, आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक इट इज बेसिकली सर ये है क्या? इसको समझने से पहले बच्चे आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज आर्टिकल 40। सबसे पहले तो एक चीज याद रखो, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 बच्चे ये आपका आता है डीपीएसपी में। किसमें आता है सर? डीपीएसपी में। दैट स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कल के लेक्चर में, उसके लेके बिल्कुल भी टेंशन में मत रहना कि सर आपने छोड़ दिया। वैसे मैंने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर जाओगे आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा पॉलिटी का, मैंने वहां पढ़ा रखा है। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एक बार, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज चल रही है तो अच्छे तरीके से रिवीजन करा दूंगा। इसके बाद वन शॉट रिवीजन सीरीज आएगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज आपको मिलेगी। याद रखना 12 तारीख से पहले पहले मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आपके अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। यहां पर डिटेल के साथ मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ, रिवीजन भी आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। और ये तो आपका एक डिटेल रिवीजन सीरीज चल ही रहा है। खैर सर, आर्टिकल 36 से 51 टॉक्स अबाउट डीपीएसपी। सर डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट में सबसे बड़ा डिफरेंस, पॉइंट टू बी नोटेड, फंडामेंटल राइट्स के लिए यू कैन अप्रोच टू कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 32 इज द राइट, आर्टिकल 32 इज द फंडामेंटल राइट व्हिच मेक्स फंडामेंटल राइट एक्चुअली द फंडामेंटल राइट। सर ये क्या बोल दिया आपने? मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला कौन सा मूल अधिकार है? फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट बनाने वाला कौन सा फंडामेंटल राइट है सर? दैट इज आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फ्रॉम विच यू कैन डायरेक्टली knock the doors of Supreme Court in case of violation of your fundamental rights, and Supreme Court can issue 5 types of writ through Article 32, which is habeas corpus, mandamus, quo warranto, certiorari, prohibition। क्लियर है बच्चे? पढ़ाऊंगा डिटेल के साथ, घबराना नहीं। चलो चलो सर, बस अभी के लिए मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं उतना अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहे। बट सर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? डीपीएसपी कैन बी सस्पेंडेड। आराम से, ठीक है, आप सुनो। सर डीपीएसपी आपका कहां से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। चलो सर, इतना में आ गया। फॉर डीपीएसपी यू कैन नॉट गो टू कोर्ट, फॉर डीपीएसपी यू कैन नॉट गो टू कोर्ट्स। सबसे बड़ा डिफरेंस, फॉर फंडामेंटल राइट्स यू कैन knock the doors of Supreme Court as well as of High Court. And in fundamental rights, it can be suspended during the time of emergency for some time, except Article 20 and 21. Except Article 20 and 21, इसमें भी एक पॉइंट याद रखना, Article 21A, that is right to education, it can be suspended. Right to education, it can be suspended at the time of emergency. But Article 20, उसके सभी प्रोविजंस, एंड आर्टिकल 21 वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता, बट आर्टिकल 21A दैट इज राइट टू एजुकेशन कैन बी सस्पेंडेड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इसको प्लीज याद रखना, ठीक है। चलिए, इमरजेंसी में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स जाकर देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देख लेना सर ये कैसे हमारे सारे के सारे प्रीवियस ईयर लग रहे हैं। सर ये पेपर में आपने जो पढ़ाया वही कैसे आ गया, ठीक है। और पेपर के बाद मुझे आपका फीडबैक चाहिए बच्चे इन दी कमेंट सेक्शन। चलिए सर, आर्टिकल 40 क्या कहता था? दैट इज रिलेटेड टू दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। सर पंचायती राज सिस्टम मतलब कि चलो यूनियन के लिए देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट जो सभी स्टेट्स को देख रही है, अपने देश को देख रही है, ठीक है, यूटीज को देख रही है, ठीक है। स्टेट के लिए देयर इज अ स्टेट गवर्नमेंट कि चलो सर हम स्टेट में चीजों को देख लेंगे। बट यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके काम नहीं कर सकती, गांव गांव जाके काम नहीं कर सकती। तो गांव को अपना एक ऑटोनोमस सिस्टम चाहिए, ठीक है, अपना एक सिस्टम चाहिए जो उसको गवर्न करे, उसकी प्रॉब्लम्स को सुने, उसकी समस्याओं को सुलझाए। तो बेसिकली आर्टिकल 40 डिस्कसेस अबाउट, मेंशंस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ या ऑर्गेनाइजिंग ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम।
आर्टिकल 40 इज द पार्ट ऑफ टीपीएसपी, यानी अगर कोई स्टेट नहीं भी करता है पंचायती सिस्टम अपने डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी अपने गांव में बच्चे, ठीक है, तो यू कैन नॉट गो टू कोर्ट, यू कैन नॉट अप्रोच टुवर्ड्स द कोर्ट, ठीक है। सर ये पंचायती सिस्टम किससे इंस्पायर्ड था? इट इज इंस्पायर्ड बाय गांधीनियन स्वराज। गांधीनियन स्वराज भैया ये किसकी आइडियोलॉजी थी? श्री महात्मा गांधी जी की थी। बच्चे वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हर एक जगह के पास अपना एक मुखिया होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए जो उनको रिप्रेजेंट कर सके, जो उनकी समस्याओं को सुलझा सके। क्लियर है? अब सुनो, चलो अब आपको ये समझ में आ गया। जब ये चीजें बेसिकली बनाई जा रही थी तो ये कहा गया कि यार किसी भी अभी स्टेट के पास पता चले व्यवस्था ही ना हो, हम उनके पास ये कह दें कि यार आपको पंचायती राज सिस्टम बनाना है। इसीलिए इसको डीपीएसपी में डाला गया कि जब भी स्टेट्स के पास अपनी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो वहां पर गांवों में पंचायती राज सिस्टम लाया जाएगा। तो आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक क्या मेंशन करता है भैया? पंचायती राज कमेटी। यहीं पर याद रखना 1992 का 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत बच्चे ये पंचायती राज कमेटी कंपलसरी कर दी गई। ठीक है, क्लियर है बच्चे? आप सुनो, इसी के अंदर पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9 ऑफ द भारतीय संविधान, पार्ट 9 सब क्लॉज ए, ठीक है, आर्टिकल नंबर 243 पी से लेकर आर्टिकल नंबर जेड जी तक, आर्टिकल 243 पी से जेड जी तक, इट टॉक्स अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज, इट टॉक्स अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज। अब बच्चे ये म्यूनिसिपैलिटी क्या होती है? क्या आप मुझे बताओगे इन दी कमेंट सेक्शन, बिकॉज इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एग्जामिनेशन से इसका कुछ कनेक्शन तो नहीं है, बट हाँ इस आर्टिकल में ये लिखा गया है, किस आर्टिकल में ये चीजें मेंशन है, किस पार्ट में ये चीजें मेंशन है, ये बच्चे आपको पता होना चाहिए। ओके, क्लियर है? तो आर्टिकल पार्ट 9 ऑफ दी भारतीय संविधान, आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक टॉक्स अबाउट पंचायती राज कमेटी कंपलसरी थ्रू या फ्रॉम 1992 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या थ्रू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 पंचायती राज सिस्टम केम इनटू फोर्स अंडर आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक अंडर पार्ट 9 ऑफ दी भारतीय संविधान। क्लियर है? इंस्पायर्ड बाय गांधीनियन स्वराज। डन? क्लियर है? चलो पार्ट 9 ए, पार्ट 9 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 243 पी से लेकर जेड जी तक टॉक्स अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज। ये क्या होता है बच्चे? आप मुझे बताओगे इन दी कमेंट सेक्शन, इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चे? सर पार्ट 9 सब क्लॉज बी, भारतीय संविधान का भाग 9 सब क्लॉज बी, आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर आर्टिकल जेड टी तक, क्या बेसिकली 243 जेड एच से लेकर जेड टी। Sir, it came into force through 97th Constitutional Amendment Act of 2011, which talks about cooperative societies. Which talks about cooperative societies. अब आप इसको basically relate कर लो आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, उसमें क्या लिखा है सर? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन फॉर्मिंग, जो भी आपके एसोसिएशन वगैरह आप बना सकते हो। उसी में बच्चे ये बात जोड़ दी गई कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बना सकते हो। किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज थ्रू 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। सर ये किसके अंडर में है कोऑपरेटिव सोसाइटीज? पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब क्लॉज बी अंडर आर्टिकल 243 जेड से लेकर जेड टी तक। क्लियर है? चलिए नाउ सर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 244, इट टॉक्स अबाउट द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। अब सुनो, ठीक है सर, ऐसे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज बेसिकली क्या होते हैं? नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट द्वारा नोटिफाई किए जाए इन कंसल्टेशन विद गवर्नर, यानी गवर्नर साहब से डिस्कस करने के बाद, सलाह मशवरा करने के बाद। सर अब देखो इसमें शेड्यूल में आपके दो टाइप के शेड्यूल आएंगे। 12 आपके टोटल 12 शेड्यूल है जो मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाने वाला हूं, टेंशन मत लेना। 5 तारीख है, अच्छे से टाइम है, बढ़िया से रिवाइज कर सकते हो। ज्योग्राफी करा दी, इकोनॉमिक्स करा दी, हिस्ट्री करा दी, आपका पॉलिटी करा रहा हूं, आपको केमिस्ट्री करा दी, आपको बायो करा दी। ठीक है, और क्या करा दिया सर? एनवायरमेंट इकोलॉजी, स्पीशीज इन न्यूज हमारा सीरीज चल ही रहा है उसका। प्लस में सर आपको करंट अफेयर्स के मॉड्यूल से दिए अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रिवीजन कराऊंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊंगा आप सबके लिए। और क्या चाहिए बताओ? तो नहीं सर बस इतना हो गया, अब तो हम बस रिवीजन कर लें तो मामला सेट है। बिल्कुल बच्चे मामला सेट है। कल आपका मॉक टेस्ट होने वाला है, मॉक टेस्ट में आप क्वेश्चन का एक बार लेवल देखना। जैसा आपका सीडीएस में पेपर होने वाला है बिल्कुल उसी लेवल का पेपर आपके लिए मैंने सेट किया है। बस कल का मॉक टेस्ट आप अटेंड करो एंड उसके बाद देखो आपको अपनी असलियत खुद पता चल जाएगी। चलिए सर, शेड्यूल में दो टाइप के शेड्यूल हैं, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। ठीक है,
भैया आपके स्केड्यूल में दो टाइप के स्केड्यूल हैं, दैट इज फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट ट्राइबल एरियाज एंड सिक्स्थ शेड्यूल स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट असम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सर दे आर ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस इन द सेंस कि इनके पास बेसिकली ज्यादा पावर्स हैं अपने डिसीजन लेने की। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, क्लियर है। सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द भारतीय संविधान। सर फिफ्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट द ट्राइबल एरियाज, ठीक है। अब सुनो, ट्राइबल एरियाज बेसिकली इनके पास वो इतने ऑटोनॉमस नहीं है, उनके पास उतनी पावर्स नहीं है अपना डिसीजन खुद लेने की। सीधी सादी बात यह है कि वोट बैंक कम है, तो सरकार इन पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देती। कितने सारे शांति समझौता हुए, मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा, यहाँ पर मैं पॉइंट नहीं उठाना चाहता, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 13 अप्रैल के बाद, उसमें देख लेना। इतने सारे शांति समझौता हुए, बट डेवलपमेंट के नाम पे हमने कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ भेदभाव किया है। तो अभी आपको मिजोरम वाली न्यूज पता चल गई होगी कि सर वो रेलवे ट्रैक वाला सिस्टम चल रहा है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट काम कर रही है ऐसी बात नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं हमने ही नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ सौतेला व्यवहार किया भैया, कहीं ना कहीं हमने उनके साथ कुछ ना कुछ चीजें गलत की। खैर चलो उस पर बाद में चर्चा करेंगे, क्लास का मुद्दा ये नहीं है, क्लास का मुद्दा है सर फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल को समझना। तो सर सिक्स्थ शेड्यूल में बेसिकली आपके चार स्टेट्स हैं, असम, असम एंड मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। चलो क्लियर है सर, दे आर ऑटोनॉमस, इनके पास खुद के डिसीजन लेने की कई सारी पावर्स इन्हें दी गई। सर ट्राइबल एरियाज के पास बेसिकली उतनी पावर नहीं है सर, नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद गवर्नर। बट हाँ याद रखना, एक आपको इसमें एक्ट याद रखना, दैट इज पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ 1960, सॉरी 1996 पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ 1996, ये भैया आपका एक्ट पास किया गया, जिसके तहत इन जगहों पर भी पंचायती राज सिस्टम लाए जा सकते हैं या लाए गए होंगे, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम भैया यहाँ पर भी आपके लाए जा सकते हैं। इससे बेसिकली क्या होगा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट ऑफ 1996, इससे क्या होगा बच्चे, इनकी बातों को कहने के लिए, इनकी बातों को पहुंचाने के लिए वहां पर एक लीडर होगा, वो लीडर ईमानदार है तो बेसिकली उन एरियाज की अच्छी खासी डेवलपमेंट हो सकती है। चलिए बच्चे, तो आई होप आपको आर्टिकल 244 अच्छे तरीके से समझ में आ गया। नाउ सर आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 255, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, यानी आपकी जो संसद है और भैया जो आपका विधानसभा एंड विधान परिषद है, ठीक है, उनके बीच में कानून बनाने की जो पावर्स हैं, जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, वो बेसिकली उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल सिस्टम, आपको ये बात पता होगी, बट कहीं पर भी वो फेडरल वर्ड हमें यूज होता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी जो विशेष व्यवस्था है सर, वो कहाँ की गई है, आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 के बीच, विच टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स में भैया विधानसभा एंड विधान परिषद, एंड पार्लियामेंट में भैया आपका दो हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट के कितने पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स के कितने पार्ट हैं, विधानसभा, विधान परिषद एंड द गवर्नर। चलो नाउ सर आर्टिकल 249 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 245 और 255, 245 से लेकर 255 के बीच में किसकी चर्चा है वो आपको याद रखना है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। सर आर्टिकल 249 में किसकी चर्चा है, आर्टिकल 249 में इसकी चर्चा है कि राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन, बेसिकली राज्यसभा एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कर सकती है बाय 2/3 मेजोरिटी, यानी कि लगभग 66% भैया राज्यसभा को वोट चाहिए, ओके। उसके बाद क्या होगा, जो भी आपकी स्टेट लिस्ट है, तीन टाइप की लिस्ट होती है, एक आपकी सेंट्रल लिस्ट जिसपे यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, सेंट्रल लिस्ट नहीं, बेसिकली उसका नाम यूनियन लिस्ट ही होता है, ठीक है। कानून कौन बनाता है उस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट के विषय में कानून कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल पुलिस वगैरह। कॉन्करेंट लिस्ट फॉर एग्जाम्पल मैरिज वगैरह, इससे रिलेटेड लॉस कौन बनाता है, सेंट्रल प्लस स्टेट, ठीक है। लिस्ट भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना, वैसे एक बार गूगल करके जरा इन लिस्ट को देख लेना फॉर योर नॉलेज, नॉलेज ही बढ़ेगी, बाकी मैं तो आपको पूरी कोशिश करूंगा कि करा दूं। चलो, तो जो भी आपकी स्टेट लिस्ट में जो भी विषय लिखे हैं, राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन, जो अगर 66% 66% से या 66% से पास हो गया, तो स्टेट लिस्ट के विषय में 1 साल तक कानून कौन बना सकता है, संसद। कौन भैया कानून बना सकता है, भैया संसद कानून बना सकता है, दैट इज लोकसभा राज्यसभा मिलकर कानून बना सकते हैं, क्लियर है, डन है भैया। यानी राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन, द रेजोल्यूशन मस्ट बी पास फ्रॉम 66% ऑफ द मेजोरिटी थ्रू विच
through which parliament gets a power to make laws mentioned in the state list या on the topics mentioned in the state list. क्लियर है? जो भी स्टेट लिस्ट में आपके विषय लिखे हैं उस पर संसद कानून बना सकती है। कब? जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करते हैं 66% के साथ। याद रखना इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है सर? 1 साल की ड्यूरेशन होती है इसकी, 1 ईयर। कहां लिखा है? आर्टिकल 249। ठीक है सर। आर्टिकल 253 में क्या लिखा है बच्चे? ये बात मैंने आपको जब पॉलिटी की बहुत पहले हमने क्लासेस करी थी, बेसिक क्लासेस, वहां पर मैंने आपको बता दिया था। ये बात ऑफिशियली कहां लिखी है? आर्टिकल 253 में। इसमें याद क्या करना है आपको? ध्यान से सुनो, 245 से लेके 255 तक पूरा, 249 याद कर लेना अच्छे तरीके से। आर्टिकल 253, पार्लियामेंट कैन इम्पोज एनी इंटरनेशनल ट्रीटी, किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि को पार्लियामेंट इम्पोज कर सकती है किसी भी स्टेट पर विदाउट द परमिशन ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टेट। यानी कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो सपोज कोई अंतरराष्ट्रीय संधि हुई, वो किसी भी स्टेट पर लगा सकती है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश पे लगा रही, बिना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या गवर्नर के परमिशन के। क्लियर है? आई समझ? ठीक है। तो 245 से 255 के बीच में क्या डिस्कशन है सर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 249, राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन थ्रू 66% मेजोरिटी के साथ भैया। ठीक है। जिसके बाद स्टेट लिस्ट में जो भी आपके विषय लिखे हैं उस पर 1 साल तक संसद कानून बना सकता है, पार्लियामेंट कानून बना सकता है। आर्टिकल 253, पार्लियामेंट कैन इम्पोज एनी इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन अ स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टेट। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को ये क्लास समझ में आई होगी। तो आर्टिकल 253 तक सर हमने कंप्लीट कर लिया है। टोटल 395 आर्टिकल्स हैं सर। क्या सभी के सभी बचे हैं? नहीं बच्चे, सभी के सभी नहीं बचे हैं। मुश्किल से 10, 15, 20 आर्टिकल और काम के हैं, जो मैं आपको जल्द ही करवा दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली आज या कल की ही क्लास में। ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, प्रॉपर नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, अच्छे तरीके से चीजों का कर लो रिविजन। ठीक है। 30 मिनट्स कॉन्सेप्ट सीरीज फॉलो करिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज फॉलो करिए। इकोनॉमिक्स के और फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर प्लीज फॉलो कर लो, इसी चैनल के ऊपर बच्चे आपको मिल जाएगा, दैट इज यशमोर एजुकेशन। प्लीज बच्चे अपना सपोर्ट दीजिए, है ना, ताकि मुझ जैसे जो छोटे छोटे एजुकेटर्स हैं, छोटे मोटे एजुकेटर्स जिनको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है, बहुत ज्यादा कुछ वो जानते नहीं है, बस ऐसे ही मतलब तो जानते हो मतलब, है ना। अब सर आप कैसी बातें कर रहे हो, मतलब आप पढ़ा तो लेते हो ठीक ठाक। नहीं ठीक है, अब खुद के मुंह से क्या अपनी तारीफ करूं। खैर, आप लोग अपना फीडबैक देते हो तो मुझे अच्छा लगता है। एंड आपने जो भी कमेंट्स लिखे थे मेरे लिए, थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लिखते हो आप लोग। खैर, कल बच्चे आपका होने वाला है बेहतरीन मॉक टेस्ट। उसमें खुद मेजर जनरल यशमोर सर लाइव आएंगे आपके साथ। पूरा मॉक टेस्ट में बैठेंगे नहीं, बट हाँ, आपको प्रोत्साहन देने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए कल सर लाइव आएंगे। क्वेश्चंस का लेवल देख के आपको मजा आएगा, बिल्कुल सीरियस लेवल के क्वेश्चन सेट किए हैं। एक बार बस मॉक टेस्ट में बैठ के देखना, आपको अपनी असलियत खुद ब खुद पता चल जाएगी। कल के मॉक टेस्ट के बाद फ्रॉम 7th आई विल स्टार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, या आप कह सकते हो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। डिफरेंट एग्जाम्स के 20-30 साल के पीवाईक्यू में से बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यू छाट के आपके लिए लेके आऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना। नॉट ओनली फ्रॉम सीडीएस एग्जामिनेशन, सीडीएस के, एनडीए के, यूपी पीसीएस के, बिहार पीसीएस के, छत्तीसगढ़ पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यूपीएससी प्रीलिम्स, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, और आपका जियो साइंटिस्ट का एक पेपर होता है, उसमें भी बेसिकली यूपीएससी उसको करवाती है, उसमें भी चीजें आती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पेपर से आपके लिए चीजें उठा के ले आऊंगा, उसको कर लेना। प्लस मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक, स्पेशली जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ये 7 सब्जेक्ट से आपका 90% पेपर आता है। पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि ये सातों सब्जेक्ट आपको 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 6 दिन के अंदर बढ़िया तरीके से रिवाइज करा दो। ओके, चलो। लेकिन उससे पहले जो भी मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, प्लीज इसको देखते रहना, अपना सपोर्ट करिए। एंड मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।